हेलो बच्चों, मैं हाफिज एमए क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग का ईंटें मन के तथा अस्थियां चैप्टर चल रहा है। हम लोगों ने अभी तक कुल मिला के 3 क्लास किए हैं। आज हम लोग का पार्ट 4 यानी चौथा क्लास आज हम लोग करने वाले हैं। देखिए, पहला क्लास और दूसरा क्लास और तीसरा क्लास जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके देख लें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां पर सारा चीज बताया गया कि किस प्रकार उत्खनन हुआ है, किस प्रकार कहां से साक्ष्य मिला, वो सारा चीज को हम लोग कर चुके हैं। हम लोग देख रहे हैं पार्ट 3 में जो लास्ट में देखे थे कि मोहनजोदड़ो के बारे में। अक्सर बच्चों का मन में एक सवाल आता है कि सर हड़प्पा का खोज पहले हुआ है तो हड़प्पा के बारे में पढ़ें। तो हम तीसरा वीडियो में बताए थे कि देखिए हड़प्पा के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जब लाहौर और मुल्तान में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उस वक्त 2 इंजीनियर थे, दोनों भाई थे ब्रंटन बंधु, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। तो उन दोनों को कुछ रोड़ियों की जरूरत पड़ गई थी, तो सामने में एक टीला था, दरअसल वही हड़प्पा था, यानी वही हड़प्पा स्थल था। तो वहां से कितने क्या हुआ कि सारे मतलब कि रोड़ियां के साथ ईंटें वगैरह सब उठा के ले आए थे। तो उनकी संरचनाएं जो थी, सारी संरचनाएं हड़प्पा की समाप्त हो गई थी। इसी वजह से हड़प्पा की संरचना जब नष्ट हो गई तो अब कौन सा स्थल को अच्छा से जानकारी प्राप्त दे सकता है हमें, तो वो कौन स्थल है, वो मोहनजोदड़ो है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं हड़प्पा, हम लोग पढ़ रहे हैं सभ्यता, यानी सभ्यता का जो पढ़ रहे हैं, जितने भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं सब साक्ष्य पर निर्भर करता है। क्योंकि इस सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से हमें वहां कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, कोई प्रमाण लिखित नहीं मिलता है, तो नहीं ये बात बताया जा सकता है कि इस तरह थे या उस तरह थे, ऐसा कुछ नहीं। सब साक्ष्य के अनुसार से बातें कही गई है। जितने भी पुरातत्वविद थे सभी लोगों ने उत्खनन किया, उत्खनन के बाद जो भी साक्ष्य मिला वहां से जानकारी दिया। अब देखते हैं कि मोहनजोदड़ो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अरे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, हालांकि 6 प्रमुख स्थल है, आगे हम बताएंगे आप लोगों को। तो 6 प्रमुख स्थल में जो पहला प्रमुख स्थल हम मोहनजोदड़ो के बारे में जो पढ़ रहे हैं, देखते हैं कि वहां के घर किस तरह थे, यानी हड़प्पा के लोग घर किस तरह बनाए थे। तो देखिए, हम यहाँ लिखे हैं बोर्ड में कि गृह स्थापत्य। तो देखिए जितने भी घर थे, सबसे पहले देखिए हम लोग आज भी घर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लो ये हम लोग का आंगन है, मान लो यहाँ पर ये आंगन है। तो ये आंगन में क्या था कि चारों तरफ घर बने हुए थे, ऐसे करके घर बने हुए थे। आप लोग इस चित्र को याद रखिएगा, इस तरह से घर बने हुए थे। तो देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, और बीच में क्या है, आंगन है, एक मुख्य द्वार होगा कहीं पर, है कि नहीं। तो कहा जाता है कि आंगन पर केंद्रित थे, यानी आंगन पर ही चारों तरफ से घर बने हुए थे। कहां पर, मोहनजोदड़ो में। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि चारों तरफ कमरा बना हुआ था। देखिए चारों तरफ क्या बना हुआ था, कमरा बना हुआ था, यानी एक आंगन पे चारों तरफ कमरा बना हुआ था। एक पॉइंट तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि भूमि तल पर बनी खिड़कियां नहीं थी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर दीवार दिया हुआ है, ये दीवार देखिए, ये आंगन का दीवार है, घर की दीवार, ये जो बना हुआ है, इस साइड में कहीं खिड़कियां नहीं थी, यानी इस साइड में कहीं खिड़कियां नहीं थी। इससे यह बात पता चलता है कि प्राइवेसी का ज्यादा ख्याल रखा होगा, यानी मतलब कि यानी बाहर से किसी भी माध्यम से कोई ना झांक सकता है, ना देख सकता है, ना इधर से उधर कुछ भी करना असंभव था। यानी इस प्रकार से प्राइवेसी का ख्याल रखा गया था हड़प्पा वासी लोगों ने। तो कहा जाता है कि भूमि तल से बनी खिड़कियां नहीं, भूमि से जो है दीवार जो दिया गया है, इस दीवार से कोई खिड़कियां नहीं थी। एक बात तो क्लियर हो गया। दूसरा बात है कि मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि मुख्य द्वार से, मान लीजिए ये जो यहां से, अगर यहां मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है, मान लो एगो मोटू नाम का आदमी ये है। अब ये जो मोटू है, ये मोटू अगर यहाँ खड़ा होकर देखना चाहेगा चारों तरफ, तो चारों तरफ वो नहीं देख पाएगा। इस बात को देखिए कि यहां से मुख्य द्वार से इधर चारों तरफ नहीं देख पाएगा। वही चीज है कि आंगन का सीधा अवलोकन नहीं किया जा सकता, सीधा नहीं देख सकता, यानी ये यहां से ये नहीं देख सकता कि यहाँ पर कौन है, यानी इस साइड में कौन, कितने कमरे बने हुए, इधर कितने कमरे हुए, इधर कितने घर है, ये चीज नहीं हो सकता था। और सबसे बड़ी बात तो कि जितने भी घर थे, जितने भी कमरा मिला है हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में जितने भी कमरा मिला है, सारे कमरे जो फर्श जो बने हुए थे वो ईंटों के बने थे। फर्श मतलब जमीन, इसमें समझ रहे हो ना। तो कहा जाता है कि हर घर का फर्श ईंटों से बना था, और प्रत्येक
प्रत्येक घर का जितने भी कमरे बने हुए थे, आज भी होता ना कि मतलब कि हर घर में एक स्नानागार होता है, तो जितने भी घर मिले सभी घरों में अपना एक स्नानागार मिला। यानी यह बात क्लियर हो रहा है कि हड़प्पा बहुत ही विकसित था। हड़प्पा सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता था। अरे देख रहे हैं कि जो फर्श बने हुए थे वो ईंटों से बने हुए थे, प्रत्येक घर का अपना एक स्नानागार था। ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, छत पर देखिए हड़प्पा में डबल कमरा यानी 2 मंजिला का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन सीढ़ियों का अवशेष मिला। तो सीढ़ियों के अवशेष मिला तो यह बात कह सकते हैं कि हड़प्पा वासी लोग भी 2 मंजिला घर बनाते थे। हो सकता है कि बनाते होंगे। तो कहा जाता है कि छत पर जाने हैं तो सीढ़ियों का अवशेष मिला है। आगे देखिए, और कहा जाता है कि कई आवासों में कुएं थे। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए ये हुआ घर, इस घर में कुआं भी है और कुआं जो था वो बाहर निकला है इस प्रकार से। अब मान लीजिए ये रास्ता है, ये यहाँ पर ये रास्ता है। अब यहाँ पर जो लोग आएंगे, राहगीर जो लोग होंगे, जो यात्रा करने वाले लोग होंगे, जो मतलब कि ट्रेवल करने वाले लोग होंगे, व्यापार करने वाले लोग होंगे, उन लोगों को उन लोग क्या करेंगे, यहाँ से पानी पी सकते हैं। तो कहा जाता है कि प्रत्येक आवासों में कुआं था और जो राहगीर थे, उन ट्रेवल करने वाले, यात्रा करने वाले यात्री लोग इस कुएं का प्रयोग कर सकते थे, इस कुएं का यूज कर सकते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कितने कुएं थे कि सिर्फ मोहनजोदड़ो से 700 कुएं का साक्ष्य मिला है। देख रहे हैं, सिर्फ मोहनजोदड़ो से 700 कुओं का साक्ष्य प्राप्त होता है। इस बात से यह पता चलता है कि राहगीरों का भी अच्छा ख्याल रखा हुआ उन लोगों ने, अपना भी ख्याल अच्छा रखा हुआ उन लोगों ने, और इतना विकसित यानी कितना प्लान करके बनाया हुआ है। यानी पिछले का वीडियो आप देखिए, हम सारा चीज बताएं कि नियोजन जो था, मतलब कि जब नियोजन किए होंगे, प्लान किए होंगे, तो कितना अच्छा प्लान किए होंगे कि नहीं यहाँ से नाली होगा, इधर दरवाजे होंगे, मुख्य द्वार इधर होगा, इस तरह आवास बनेंगे। यानी सबसे पहले प्लान किए होंगे तब शहर का निर्माण हुआ होगा। यानी इतना विकसित सभ्यता प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, आगे देखते हैं। एक विद्वान है अर्नेस्ट मेके। ये अर्नेस्ट मेके क्या बताते हैं नालियों के विषय में। देखिए नालियों के विषय में क्या बताते हैं। ये कहते हैं कि हर आवास गली के नालियों से जोड़ा गया। यानी अब देखिए यहां पर ये मान लीजिए गली है, ये क्या है, ये गली है। अब ये जो गली है, ये जो गली है, अब यहां से क्या था, ये आवास जो था, ये आवास यहां पर बगल में जो था, इस गली के हम नाली बना दिया गया था। अब यहाँ का जो पानी था, यानी जो इस घर में जो पानी यूज होता था, जो गंदगी थी, ये सारे बह करके कहां, इस नालियों में जाते थे। तो वही चीज है कि हर आवास गली के नालियों से जोड़ा गया था, ताकि जितना भी गंदा पानी है वो कहां बह करके दूर चल जाए, यानी बस्तियों से, नगरों से कहां दूर हट जाए। आज भी तो होता है, आज भी हम लोग देखते हैं मतलब कि जो सड़क है वो सड़क के किनारे किनारे नाली बना देता है ताकि पानी बह करके दूर चल जाए, जम ना जाए, जम जाने से नुकसान हो जाता है। तो ये इस बात का ख्याल हड़प्पा वासी भी लोग रखते थे। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बनी थी। अब यहां पर देखिए, ये मान लीजिए नाली है, ये क्या है, नाली है। आप लोगों को एक चीज दिखाते हैं। आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक होगा, आप लोग जरा सा देखिए, यहां पर आप लोग पेज नंबर 7 में देखिए, ये जो घर बना हुआ है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सारा चित्र आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से यहाँ पर घर बने हुए थे, किस प्रकार से आवास का निर्माण हुआ था, किस प्रकार गली था, किस प्रकार दीवार था। आप लोग इसको देखना नहीं भूलिएगा, जरूर देख लीजिएगा पेज नंबर 7 में। अब आगे देखिए, हम बताते हैं कि जो मुख्य नाले थे, ये जो नाला था, अब यह जो नाला था यह पक्की ईंट से, यानी इस नाले में अब यहाँ पर पानी बहेगा, मान लीजिए ये पानी बहेगा, तो यह जो नाला है ये पक्की ईंट से, पकी हुई ईंट से बनाया गया था। और यह जो ढका गया था, यानी इसको ढक दिया था, या नली को ढक दिया था, ताकि क्या हो जाए कि पानी अंदर बहे, इस प्रकार से ढक दिया था। अब यह जो ढक दिया था, यह इसलिए ढक दिया था ताकि बाद में यह जो यहाँ ईंटा, इस ईंट को हटा दे और नली को साफ कर दे, यानी यह व्यवस्था भी था। तो कहा जाता है कि हर आवास गली के नालियों से जोड़ा गया, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से,
यानी गारे के साथ उसको जमा करके वो वहां पर ईंट को नाली में लगा दिया था और फिर उस नाली को ढक दिया था। इसलिए ढक दिया था कि नली को अगर साफ करना पड़े, साफ की जरूरत, अगर मान लो नदी में पूरा कचरा हो गया, अब नली पूरा जाम हो गया, पानी इधर से उधर नहीं जा रहा है, तो क्या करेगा, उस ईंटा को हटा देगा और नाली को साफ कर देगा। तो ढका गया था, क्यों? क्योंकि सफाई के लिए हटाया जा सके। ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट है। फिर कहा जाता कि हौदी या मालकुंड में खाली होती थी। कुछ क्या होता था कि नालियों के बगल में हौदी यानी अगर हौद, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से बना हुआ होता था, इस प्रकार से। और क्या करता था कि इसको साफ कर देता था। और कभी कभी मोहनजोदड़ो से कुछ साक्ष्य ऐसे मिला है कि बगल में ही कचरा फेंक देता था, इस प्रकार से। फिर इस हौदी में पानी जमता था, फिर इसको साफ करता था, फिर इसको फेंक देता था। तो वही कहा कि हौदी या मालकुंड में खाली होती थी। ये पॉइंट। आगे वाला पॉइंट क्या है? अर्नेस्ट मेके, ये बहुत बड़े पुरातात्विक थे। अर्नेस्ट मेके क्या लिखते हैं अर्ली इंड सिविलाइजेशन में, यह बुक लिखी गई है 1948। आप लोग याद रखिए, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्ली इंड सिविलाइजेशन के राइटर कौन है। 1948 में लिखा गया है। अर्नेस्ट मेके महोदय लिखते हैं, कहते हैं कि जल निकासी प्रणाली केवल बड़े शहरों में ही सीमित नहीं था। यानी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख नगर है, जो विकसित ज्यादा डेवलप किया हुआ नगर है, सिर्फ जल प्रणाली सिर्फ शहरों में ही नहीं था, यहां तक के देहात क्षेत्रों तक इस चीज का ख्याल रखा गया था। तो ये क्या लिखते हैं कि जल निकासी प्रणालियां केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये कई छोटे बस्तियों में मिली है। यानी छोटी छोटी बस्तियों में, जो विकसित बस्तियां नहीं मानी जाती है, उन बस्तियों में भी जल प्रणाली का साक्ष्य प्राप्त होता है। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल है, एक उदाहरण है लोथल में जो आवास बने हैं वो कच्चे ईंट से बने हुए हैं। पॉइंट को देखिए, लोथल में जो आवास बने हैं, जो घर बने हैं, जो मकान बने हैं, जो रहने के लिए आवास बनाए गए हैं, वो कच्चे ईंट से, जो ईंट पकाया गया नहीं था। लेकिन लोथल के जो नालियां बनी है, वो नालियां पकी हुई ईंट से बनाई गई है। यानी इस बात से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि नालियों के विषय में, या तो आप यह कह सकते हैं कि साफ सफाई के विषय में हड़प्पा में कितना ख्याल रखता था। इसलिए अर्नेस्ट मेके बताते हैं कि पूरा विश्व में सबसे सुंदर और सबसे अच्छा जल प्रणाली का विकास अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। इसलिए बताते हैं कि सबसे विकसित कोई सभ्यता, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने बुक में क्या लिखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जितना विकसित सभ्यता मिला है आज का भारत नहीं है। अब देख रहे हैं, यानी वो क्या बताते हैं बुक में कि हड़प्पा सभ्यता जितना विकसित सभ्यता मिला है वो आज यानी आधुनिक भारत उतना विकसित नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग किए, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए। तो चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोगों का है दुर्ग के बारे में पढ़ना है। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक तो होगा ही, जरा सा देख लीजिए। यहाँ पर दुर्ग का चित्र दिया हुआ है। यानी दुर्ग जो है ये छोटा शहर है, ऊपरी यानी ऊपर में बना हुआ है, यानी नीचे का शहर से ये ऊपर में है। तो जरा सा दुर्ग देखिए, दुर्ग की जो पूरा है संरचना दिया हुआ है किस प्रकार है, आप लोग बुक में जरा सा देख लीजिएगा, बहुत अच्छा चित्र है ताकि समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिए, ये जो दुर्ग है ये कहाँ था? ये दुर्ग जो है ये पश्चिमी टीला था, यानी और पश्चिमी टीला ऊंचाई पर बना हुआ था पूर्वी टीला की अपेक्षा, और पूर्वी टीला जो था वो बड़ा था। अब दुर्ग में कौन थे? दुर्ग में ऐसा माना जाता है कि दुर्ग में जो बड़े लोग रहते थे, ऐसा माना जाता है, यानी वहां पर अच्छे लोग रहते थे। तो कहा जाता है कि जो दुर्ग है विशिष्ट सार्वजनिक परियोजनाओं का, और यह कहा जाता है कि दुर्ग में जो माल गोदाम की जो संरचना है एक बड़ी संरचना मानी जाती है। और ये जो माल गोदाम की जो संरचना है, देखिए कहा जाता है कि मान लो यह जो है माल गोदाम है ये, तो कहा जाता है कि ये जो निचला पार्ट है, ये नीचे का पार्ट, ये नीचे का जो तल है ये पकी हुई ईंट से बना हुआ है, और ऊपर का जो है यह लकड़ी का बना हुआ है। समझ रहे हैं? यहाँ लकड़ी का बना हुआ है जो नष्ट हो चुका है। तो वही कहा जाता है माल गोदाम जो है, जबकि ऊपरी हिस्सा लकड़ी का बना हुआ है
और यही मोहनजोदड़ो से, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं दुर्ग कहाँ है, मोहनजोदड़ो में। यहां पर लिख देते हैं मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, लेकिन दुर्भाग्य वाली बात यह है कि यहाँ से एक भी कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिलता है। और मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ है, 1922 में। किसने किया था ये, 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ है, उत्खनन हुआ है। ये किसने किया था, तो ये किया था राखल दास बनर्जी ने। आप लोग ये भी नाम याद रखिएगा, राखल दास बनर्जी। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, राखल दास बनर्जी ने किया था। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा यानी सबसे विशाल स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिएगा, कहा जाता है, जिसको साफ कर देते हैं, सबसे विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहां है, पाकिस्तान में है। ये देखिएगा इस प्रकार से, ये देखिएगा चित्र को देखिएगा, यानी दुर्ग से इस चित्र को अलग कर देते हैं। ये है स्नानागार। अब ये जो स्नानागार है, यहां पर लोग जाते थे, जैसे जैसे हम छापते हैं वैसे वैसे आप लोग छाप लीजिए, यानी लोग इसमें उतरते होंगे। सीढ़ी है, ये क्या है, सीढ़ी है, रास्ता कह लो, सीढ़ी कह लो। इस प्रकार नहीं मान सकते हैं कि कितना प्लान क्या होगा। अगर आज हम लोग बनाएंगे तो हम लोग भूल जाएंगे कि सीढ़ियां किधर है कि नहीं। तो इस प्रकार से सबसे विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। कहा जाता है कि ये जो है, ये है 11.88 मीटर, यानी इधर उत्तर वाला। ये क्या है, ये उत्तर पार्ट है, ये उत्तर पार्ट है, ये दक्षिण पार्ट है, ये पश्चिम है और ये पूरब है। और ये जो है यहाँ, ये कितना है, ये है 2.43 मीटर। अब देखिए, फिर कहा जाता है कि ये जो स्नानागार है, इधर से इसका पानी निकलता था, इधर पानी निकलने का एक रास्ता था, एक नदी था, इधर से पानी निकल जाता था। और पानी आता होगा इधर से, और इधर से पानी बाहर निकल जाता था। तो सबसे बड़ा स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ, सबसे विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए, कहा जाता है कि विशाल स्नानागार जो था, विशाल, ये इतने बड़े स्नानागार जो थे, ये आंगन में होते थे, यानी कहा जाता है कि इधर घर भी रहे होंगे, इधर घर भी रहे होंगे। आगे देखिए, जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा, उत्तरी और दक्षिण भाग में 2 सीढ़ियां। देखिए, एक सीढ़ियां इधर से है, एक सीढ़ियां इधर से है, 2 सीढ़ियां हो गया। अब आगे देखिए, कहा जाता है कि यह जो सीढ़ियां जो था, यह पकी हुई ईंट और जिप्सम से, यानी ईंट को जमा करके और जिप्सम के गारे से इस सीढ़ी को, यानी इस यहाँ से जो ईंटा लगाया था, उस ईंटा को जाम किया था। इतना मजबूत था ताकि ये क्या हो जाए, उखड़ ना जाए, खराब ना हो जाए। फिर कहा जाता है कि ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से जलबद्ध किया गया था। किसको, इस स्नानागार को। इसलिए इस स्नानागार को एक पुरातात्विक थे जिसका नाम था जॉन मार्शल। आप लोग याद रखिएगा, जिसका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने इस स्नानागार को विश्व का आश्चर्य कहा है, विश्व का आश्चर्य कहा है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का आश्चर्य कहकर संबोधित किसने किया है, जॉन मार्शल ने किया है। और इतने बड़े स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, कहा जाता है कि उत्तर की गली में छोटी संरचना थी। ये जो उत्तर की गली में है, ये जो उत्तर है, इधर क्या था कि छोटी संरचना थी जिसमें 8 अलग से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 छोटे छोटे स्नानागार और बना हुआ था। देख रहे हैं, यानी कहा जाता है कि उत्तर की तरफ 8 अलग से छोटी छोटी स्नानागार बना हुआ था। फिर कहा जाता है कि एक गलियारे के दोनों ओर 4 स्नानागार और बने हुए थे। मान लीजिए जो गली होंगे, इधर 4 कितना 4 स्नानागार और अलग से बने
थे। यानी इतना का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? सिर्फ मोहनजोदड़ो से, यानी दुर्ग से। सभी स्नानागार, जितने भी स्नानागार थे, अब ये मान लो यहाँ कोई नहाएगा तो इसका पानी बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? पानी तो बाहर निकलेगा। अगर पानी बहाएगा तो क्या होगा? पानी बाहर निकलेगा। अब वो पानी जो था, मान लो छोटी नली है, ये क्या है? एक छोटी नली है, सबका एक छोटी नली मान लो है, और जितनी भी छोटी नालियां थी, सभी छोटी नालियां एक बड़े नाले में जाकर के मिल जाता था और पानी दूर निकल जाता था। यानी इससे यह पता चलता है कि एक जरा सा भी गंदगी कहीं फैला हुआ नहीं रहता था। यानी इस प्रकार से प्लान करके, इस प्रकार से नियोजन करके सारी चीजों को व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। तो ये हम लोग का जो था, ये हम लोग का मोहनजोदड़ो के विषय में था। मोहनजोदड़ो से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन कहां से पूछेगा? पहला क्वेश्चन जो पूछेगा, मोहनजोदड़ो का उत्खनन का कार्य किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने। कब किया था? 1922 में, यानी 1922 में। विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो यहां पर जरा सा लिख देते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। लेकिन दुर्भाग्य वाली बात तो यह है कि यहां से एक भी कब्रिस्तान का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, एक भी कब्रिस्तान का साक्ष्य प्राप्त नहीं है। अब देखिए, ये जो मोहनजोदड़ो है, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अन्य नाम से सवाल बनता है, जरा सा साफ कर देते हैं, एक सेकेंड, जरा सा साफ कर देते हैं इसको। देखिए, ये मोहनजोदड़ो का अक्सर मोहनजोदड़ो से जो सवाल पूछा जाता है अन्य नाम से, इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है सिंध का बाग, सिंध का बाग, या इसी का और नाम पड़ता है नखलिस्तान, नखलिस्तान। यानी ये सब सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से 4-5 सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, चाहे आप 12th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन वाला दे रहे हैं, कोई भी कंपटीशन हो और हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एकदम कंफर्म है, इस सभ्यता से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो क्वेश्चन कहां से पूछेगा? तो देखिए कहां से पूछा जाता है। मान लो मैं मोहनजोदड़ो से पूछना है, क्या पूछेगा इसमें? यही पूछेगा इसका उत्खनन कब हुआ था, किसने किया था, सबसे विशाल स्नानागार। स्नानागार का अर्थ, जैसे हमारे मतलब कि जो हमारे क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं, जो देहात क्षेत्र के बच्चे होते हैं, वो तो आसानी से समझते हो ना, नहीं समझते हैं तो नहा वाला घर, नहाने के घर को स्नानागार कहा गया, मतलब कि तालाब, समझ रहे हो? अब आगे देखो, कहा जाता है कि जो इसका उत्खनन 1922 में, फिर कहा जाता है कि इसका अन्य नाम सिंध का बाग, दूसरा नाम नखलिस्तान, इसका अर्थ मृतकों का टीला। किसने इस स्नानागार को, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार को किसने विश्व का आश्चर्यचकित कहा है? जॉन मार्शल ने कहा है। इतना चीज ही लगभग आपको याद रखना है बस, और इसमें कुछ ज्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है ना? तो हम लोग का आज क्लास 4 यानी पार्ट 4 कंप्लीट किए। अब हम लोग आगे जो करेंगे वो पार्ट 5 में करेंगे।